जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को टोटल 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा? 21। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए और आगे जो प्रोवाइड कराऊंगा सारे प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रैक्टिस सेट को बहुत ही ध्यान से देखिए। दोस्तों शुरुआत में ही वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, एक समबाहु, 2 नंबर में प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, बढ़िया प्रश्न, 2 नंबर आने की संभावना, 2 नंबर में आने की संभावना है। ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, 3√3 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। आपसे कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर, और आपको पता समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। भुजा मतलब समबाहु त्रिभुज की साइड पता होनी चाहिए, और साइड ना देखें उसकी ऊंचाई दे रखा। ध्यान सुनिएगा कैसे। जैसे मान लेते हैं यह एक हमारा समबाहु त्रिभुज है, यह हमारा क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज जिसका नाम है ABC। अच्छा समबाहु त्रिभुज होगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं होंगी भाई, ये तो बताइए। और इसकी ऊंचाई दे रखा आपको, ये ऊंचाई देखा 3√3 सेंटीमीटर, इतनी ऊंचाई दे रखा है, 3√3 सेंटीमीटर देखा। अच्छा यदि हम समबाहु त्रिभुज की भुजा को A मान लेते हैं, क्या माने? A माने कि X माने? जो बताइए। A मान लेते हैं, A सेंटीमीटर, तो AB भी A सेंटीमीटर होगा, और ये भी आपका A सेंटीमीटर, BC भी और AC भी आपका A सेंटीमीटर होगा। अब ध्यान सुनिएगा, BC कितना होगा आपका? A सेंटीमीटर। तो देखिएगा ये समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई देखिए, ये लंब डालेंगे इस पर तो 90 डिग्री कोण बनाएगा, और जब 90 डिग्री को कोण बनाएगा, ये बिंदु D मान लेते हैं, तो आपका जो BD होगा, वह कितना होगा? BD कितना होगा? और DC कितना होगा? तो आपको पता है जब समबाहु त्रिभुज है बीच में लंब डालेंगे तो कितना A/2 हो जाएगा। ये भी A/2 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। अब देखिए BDA या ADB ये समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बन गया? ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखिए दिया है क्या? समबाहु त्रिभुज ABC की ऊंचाई दे रखी, ऊंचाई कितना? ऊंचाई नाम क्या है इसमें? AD बराबर 3√3 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपने क्या किया? BC पर AD लंब डाला, या ऐसे लिखिए AD लंब BC, AD जो लंब है किस पे? BC पर है, तो जब लंब होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? AD लंब BC, इसीलिए BD बराबर DC हो जाएगा। BD बराबर DC हुआ कि नहीं? और आपने माना क्या है? BD बराबर DC, तो BC बराबर BD प्लस DC होगा। ये पूरी BC है, ये पूरी BC को हम BD प्लस DC मान सकते हैं कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? DC हो जाएगा। और यहीं पर लिख लीजिएगा, माना समबाहु
त्रिभुज ए बी सी की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC भी आपकी कितनी हो जाएगी, ए सेंटीमीटर। जब समबाहु त्रिभुज की भुजा ए सेंटीमीटर मानेंगे तो आपको पता सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है, तो AB बराबर BC बराबर CA बराबर ए सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर सभी भुजाएं ही तो हैं। उसके बाद ये यहाँ से लिखिएगा, पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद ये लिखिएगा। तो देखिए BC A है और BD जो है वह DC के बराबर, तो जहाँ पर DC वहाँ पर BD लिख सकते हैं, तो BD हो जाएगा। यानी कि A बराबर 2BD, यानी कि BD इक्वल टू A/2 सेंटीमीटर हो गया। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं? ये कितना होगा, A/2 सेंटीमीटर, ये A/2 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिएगा समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना AB, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना हमारा AD, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना आपका BD। तो कर्ण आपको कितना है A, भाई 90 के सामने का कर्ण, यानी कि A स्क्वायर बराबर AD कितना है आपका, AD 3√3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस BD आपका A/2 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद इधर देखिएगा A स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा बराबर 3√3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 ही तो होगा भाई। 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 तो 9 हो गया, और √3 का स्क्वायर √3 × √3 3 हो गया, तो 9 3 27 आएगा। देखिए तो यहाँ पे कितना 27, और प्लस का A का स्क्वायर A स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 27 को अपनी जगह पे रखो, उसको उठा के इधर लाओ, तो A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर बटे 4, यही तो होगा। A स्क्वायर बटे 4 बराबर कितना 27 होगा। यहाँ पर 4 एलसीएम ले लो, तो इधर कितना आ जाएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर बराबर 27 हो गया। यानी कि 3A स्क्वायर बटे 4, 3A स्क्वायर बटे 4, भाई 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर जाएगा, 3A स्क्वायर बचेगा कि 27 हो गया। यानी कि 3A स्क्वायर बराबर 27 गुणे 4, यानी कि A स्क्वायर बराबर 27 गुणे 4, और 3 है क्या गुणे में, इसलिए बटे में जाएगा। 3 एकम 3, 3 नवा 27, 3 नवा कितना हो गया 27 हो गया। जाके अब देखिएगा A स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हुआ जाके, यानी कि A बराबर √36, प्लस माइनस आएगा परंतु साइड इसलिए प्लस ही आएगी 6 सेंटीमीटर। अब हमारी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। और पूछा क्या था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखना समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √3/4, और भुजा आपने क्या A मानी है तो A स्क्वायर, यानी कि √3/4, और A का मतलब कितना 6 का स्क्वायर, यानी कि √3/4, 6 का स्क्वायर 36, तो 4 एकम 4 और 4 नवैया 36, 9√3 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नीचे लिखना अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यदि आप पॉइंट में ऐसा लाना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये 9 गुणे 1.732 कर देना, तो क्या पॉइंट में आंसर आ जाएगा। वैसे आप इतना भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नोट कर लो। ठीक है, तो लास्ट में लिखा है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। ठीक है, नोट करो। अगला देखिएगा, इसको रब करें। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखिए, मैं जो प्रश्न आपको करा रहा हूँ वो फिर जो होमवर्क में देता उन प्रश्नों के आप उत्तर बहुत कम देते हैं, इसलिए आप लोग उत्तर जरूर दिया करें, इसमें आप ही का फायदा है। उत्तर नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, मैं कैसे आगे प्रश्न कराऊं, कैसे आगे प्रैक्टिस सेट कराऊं।
भाई यदि आप साथ नहीं देंगे, आप उत्तर नहीं देंगे, तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि आप सीख पा रहे कि नहीं सीख पा रहे, मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं। ये तो तभी पता चलेगा जो मैं प्रश्न होमवर्क में देता हूं उसके उत्तर आप देंगे, कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा, हमें प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। भाई हमारा और आपका एक साथ जुड़ने का एक तरीका क्या है, कमेंट के माध्यम से ही तो हम आप आपस में बातें कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं कि नहीं जुड़ सकते हैं। और वो भी आप नहीं करेंगे तो कैसे हमें पता चलेगा। इसलिए कमेंट दोस्तों जरूर किया करें, क्लास कैसी लगती है, प्रश्न जो मैं पूछता हूं उसके उत्तर जरूर दिया करें और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कह रहा है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर, 154 वर्ग मीटर है। आपसे कह रहा है उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए, उसके व्यास की लंबाई, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसको। आपसे कह रहा है कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा, तो दिया है, लिखिएगा, दिया है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग मीटर। ठीक है, और आपसे पूछा क्या व्यास, तो वृत्ताकार मैदान का व्यास डायमीटर पूछा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देखिएगा, वृत्ताकार मैदान हो या वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता, तो लिखिएगा वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर क्या त्रिज्या है, और वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर हो गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 154 गुणे 7 बराबर 22 आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 154 गुणे 7 और आर स्क्वायर के गुणे में कितना है 22, तो बटे में 22 हो जाएगा। तो 22 सती कितना हो जाएगा, 22 कम 22, 22 सती 154, तो आर स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा 7 सती 49, यानी कि आर बराबर प्लस माइनस 49, यानी कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। 49 का वर्गमूल कितना 7 ही तो होगा। इसके बाद मैं इधर का दे रहा हूँ, आपसे पूछा गया वृत्ताकार मैदान का व्यास, वृत्ताकार मैदान का व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुणे वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, तो 2 गुणे आर की आर, त्रिज्या को आर माना, तो 2 गुणे आर मतलब 7, 14 सेंटीमीटर। ठीक, नीचे लिखना, अतः वृत्ताकार मैदान का व्यास इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। चलिए नोट करिए फटाफट, नोट कर लीजिए भाई, बढ़िया प्रश्न है ये, कह रहे हैं अच्छा प्रश्न है, नोट करो भाई। हो गया। अगला 22 के बाद 23 नंबर है, 22 का नहीं, क्वेश्चन नंबर दूसरे के बाद तीसरा नंबर देखिएगा। तीसरा नंबर दोस्तों आपसे कह रहा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आपसे कह रहा है क्या कि
इसको नोट कर लिया ना। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनके उम्र का अनुपात 10 वर्ष पूर्व इनके उम्र का अनुपात 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र बताओ। तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र बताओ या ज्ञात कीजिए, ऐसे पूछेगा। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है ये। आपसे जानना चाह रहा है कि ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। ए और बी है, इनकी वर्तमान उम्र का जो अनुपात है 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनके उम्र का अनुपात 4:7 था। तो 5 वर्ष बाद बी की उम्र बताओ। तो ध्यान से देखिएगा क्या दिया है ए तथा बी की वर्तमान उम्र का अनुपात। तो हम मान लेंगे, माना ए की वर्तमान मतलब प्रेजेंट टाइम में कितने वर्ष का है वर्तमान उम्र, कह रहा ए तथा बी की वर्तमान उम्र का मतलब 3:4। एग्जैक्ट नहीं होता, इसलिए इसमें इसके मासा x से मल्टीप्लाई कर देते, x मान के 3x वर्ष हो गया। और इसी प्रकार b की वर्तमान उम्र कितना 4x वर्ष हो जाएगी। कितना हो जाएगा 4x वर्ष हो जाएगी। आपसे कहा है 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्र निकालेंगे। 10 वर्ष पूर्व ए की उम्र, तो बताइए 10 वर्ष पूर्व ए की उम्र कितनी होगी। जैसे मैं कहूं आज इस समय आप 25 वर्ष के हैं, तो 10 साल पहले आप कितने के होंगे। तो 15 होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। 15 वर्ष के होंगे कि नहीं होंगे। क्या बताया मैंने, कहा आज इस समय वर्तमान समय में आप 25 वर्ष के हैं, तो 10 साल पहले कितने के होंगे 15 वर्ष। कैसे पता चला, आपने 25 में से 10 घटाया। इसी प्रकार आज जो ए है वर्तमान समय में 3x का है, तो 10 साल पहले कितने का होगा, इसमें 10 वर्ष घटा दे, तो 3x माइनस का 10 वर्ष का। ठीक है, इसी प्रकार 10 वर्ष पूर्व b की उम्र, 10 वर्ष पूर्व b की उम्र कितनी 4x माइनस का 10 वर्ष हो जाएगा। और प्रश्न कह रहा है क्या, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व इनके उम्र का अनुपात 4:7 था। तो 10 वर्ष पूर्व इनके उम्र का अनुपात यानी कि 3x माइनस 10 और 4x माइनस 10, इनके जो उम्र का अनुपात मतलब कितना 4/7। अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 7 त्रिक 21x हो जाएगा, माइनस का 7 दाम 70 बराबर 4 चक्कू 16x हो गया और माइनस का 10 चक्कू 40 हो गया। इसको उठा के इधर लाओ तो 21x माइनस का 16x बराबर माइनस का 70 बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 70 माइनस का 40 हो गया। 21x में से 16x जाएगा तो 5x बराबर 40 में से 70 जाएगा 30, 70 में से 40 जाएगा तो 30 बचेगा। तो x बराबर 30/5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, x बराबर 6 वर्ष। x का कितना हो गया 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई जाके। अब जब x की वैल्यू 6 आ जाएगी और आपसे पूछा क्या था, तो 5 वर्ष बाद b की उम्र। तो देखिए 5 वर्ष बाद b की, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद b की उम्र। अब ध्यान सुनिएगा ये कैसे निकालेंगे, 5 वर्ष बाद b की उम्र।
आप जानते हैं b वर्तमान समय में 4x का है, b वर्तमान समय में कितने x का 4x का है, और 5 साल बाद b वर्तमान समय में कितने x का 4x वर्ष का है 5 साल बाद। जैसे मैं कहूं इस समय आप 25 वर्ष के हैं तो 5 साल बाद आप कितने के होंगे, तो कहेंगे सर 30 वर्ष का हो जाएगा, सिंपल सा है। कैसे पता चला, जब आपने 25 में 5 को ऐड किया। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद b की उम्र, तो b की वर्तमान उम्र 4x है तो 5 साल कितनी होगी, इसमें 5 ऐड कर दें, कितने वर्ष का हो जाएगा b। अब देखिए इसमें आपको x की वैल्यू पता 4 और x की वैल्यू कितना पता है 6 प्लस 5, तो 4 छंग 24 और प्लस 5 29 वर्ष का होगा कितना, 29 वर्ष का 5 वर्ष बाद b होगा। तो अतः फाइनल आंसर 5 वर्ष बाद b की उम्र, 5 वर्ष बाद b की उम्र 29 वर्ष हो गई। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए नोट करिए, बढ़िया प्रश्न है भैया, ये है कि नहीं है। तब करें इसको। अगला आपसे कह रहा है तीसरे के बाद चौथा। देखिए आज मैंने होमवर्क बहुत दिया ही नहीं अभी तक, आप लोग प्रश्नों के उत्तर देते नहीं हैं, दूं कि नहीं होमवर्क दूं आगे। अब चौथा एक्स क्यूब वाई माइनस का एक्स वाई क्यूब का मान नहीं का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड एक्स क्यूब वाई माइनस का एक्स वाई क्यूब का गुणनखंड करना है हमें। इसको रब करें तो देखिएगा इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे। एक्स क्यूब वाई माइनस का एक्स वाई क्यूब, देखिएगा यहाँ इन दोनों में आपको एक्स और वाई कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्स कॉमन हो गया, यहाँ वाई क्यूब है इसलिए वाई कॉमन हो गया, तो एक्स वाई हो गया, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ये हमारा फाइनल आंसर है। कुछ करना था इसमें, बताइए। पांचवा आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब का गुणनखंड कीजिए। एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब का गुणनखंड कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक प्रश्न दिया अभी तक है, छठा क्वेश्चन देखिएगा। छठा दोस्तों आपसे कह रहा है 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर कह रहा है, देखिए बहुत आसान, 3 की पावर x प्लस 2 बराबर 81 हो तो x का मान बताइए। x का मान बताइए। आपसे क्या कह रहा है, 3 की पावर x प्लस 2 बराबर 81, तो x का मान हमें बताना है। तो 3 की पावर x प्लस 2 बराबर 81 है, तो देखिएगा 3 की पावर x प्लस 2 ऐसे रहेगा, 81 को लिख सकते 3 की घात 4। क्यों, क्योंकि आपको पता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तियां 9 3 27 तियां 81 होता, ठीक है। अब देखिए एक नियम के बारे में मैंने बताया, क्या कहीं पर लिखा मिल जाए यदि, क्योंकि यदि a की पावर m बराबर a की पावर n, देन तब भैया m बराबर m बराबर n होता है। क्या, जब हमारे आधार समान होते हैं तो घातें हमारी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। क्या, जब हमारे आधार समान होते हैं तो घातें हमारी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती हैं। इसीलिए देखिए यहाँ कितना a की पावर
m और a की पावर n है तो आधा तो समान इसलिए घाते बराबर हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से x प्लस 2 बराबर 4, देन x इक्वल टू 4 प्लस का 2, यानी कि x इक्वल टू कितना, प्लस का 2 कि माइनस का 2, प्लस का 2 है बराबर हो जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना 2, अतः x बराबर 2 हो गया। अगला 6 के बाद 7, आपसे कह रहा है 2 की घात x माइनस 1 बराबर 64 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नोट करिए फटाफट। इसको रब करें। अगला 7th के बाद 8th नंबर देखिएगा, 8वां प्रश्न। 8वां आपसे कह रहा है 8 नंबर, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है। निम्न में कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ऑप्शन देखिएगा इसके, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 2m प्लस 3 बराबर 5m। अगला 5y माइनस 5 इक्वल टू 3। अगला 5 ब्रैकेट में 2p प्लस 1 इक्वल टू 4। नेक्स्ट है x प्लस 1 अपान x इक्वल टू 7। भैया आपको इसमें बताना कौन सा रैखिक समीकरण नहीं। तो रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन। रेखीय समीकरण क्या होता है, लीनियर इक्वेशन। ऐसा समीकरण जिसमें जो वेरिएबल हो, चर हो, उसकी मैक्सिमम पावर 1 हो। ऐसा समीकरण जिसमें चर की मैक्सिमम पावर 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, रेखीय समीकरण कहते हैं। परंतु पूछा गया रेखीय समीकरण नहीं है, यानी जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 होगी, वह तो नहीं बताना, उसके अलावा जो भी हो। तो देखिएगा 2m प्लस 3 बराबर 5, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2m को उठा के इधर लाएंगे तो 5, देखिए 3 अपनी जगह पे रहेगा, 5m हो जाएगा और 2m उधर जाएगा तो माइनस का 2m, यानी कि 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3m हो जाएगा। यानी कि m बराबर यहाँ से कितना 1 आएगा। देखिए जो समीकरण m बराबर 1 आया, इसमें m की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, इसलिए यह हमारा रेखीय समीकरण होगा। अब पूछेगा रेखीय समीकरण नहीं। यहाँ भी देखिए 5y बराबर माइनस का 5 बराबर 3, तो 5 को उठा के उधर ले जाओगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, y इक्वल टू 8/5 हो जाएगा। ये भी हमारा रेखीय समीकरण है। इसको देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे क्या, 5 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 5 दूनी 10p प्लस कितना 5 बराबर 4, तो यानी कि 10p इक्वल टू 4 और प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, तो 10p इक्वल टू माइनस का 1, तो p इक्वल टू माइनस का 1 अपान 10 हो जाएगा। अब देखिए p की मैक्सिमम पावर कितनी 1, तो ये भी हमारा कैसा होगा, रेखीय समीकरण होगा। आंख बंद करके चौथा हमारा क्या हो जाएगा, रेखीय समीकरण नहीं होगा। क्यों, इसको भी चेक कर लेते हैं। काहे आंख बंद करवाएं, चलिए अच्छा क्या कह रहा है, x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 7। तो आपको पता है इसके नीचे 1 मान कर यदि हम x एलसीएम ले लें तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x की मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, और x को x से भाग करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 1 से 7, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 7x, देन x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए जो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, चर क्या है, x हो, x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, अधिकतम घात मानी जाती है, तो ये द्विघात समीकरण है, ना कि रेखीय समीकरण, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला 8 के बाद 9 कह रहा निम्न में से कौन सा रेखीय समीकरण है। इसमें कह रहा नहीं है, इस बार आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, रेखीय समीकरण है ऑप्शन पहला। आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है 3 माइनस का 4x प्लस का 6x स्क्वायर
अगला कह रहा है x ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 5। नेक्स्ट कह रहा है x प्लस 1 अपान x इक्वल टू 0। अगला कह रहा है कि 5 ब्रैकेट में 5x प्लस 3 बराबर 0 या बराबर 3। ठीक है, अब बताइएगा इसमें से कौन सा हमारा रेखीय समीकरण है, कौन सा हमारा रेखीय समीकरण है वो बताइएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में मैंने क्या कम प्रश्न होमवर्क में दिए हैं, अभी भी आप उत्तर नहीं दे पाएंगे तो कैसे काम चलेगा, इतने आसान आसान प्रश्न होमवर्क के लिए दिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्सा से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।